नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फ़ायदा में आपका स्वागत है। आज का हमारा शो है एंटीबायोटिक पे। एंटी क्यों हो जाती है एंटीबायोटिक, आज यही हमारा सवाल है। एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल आज ग्लोबल हेल्थ के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। इसका सबसे ज़्यादा असर सर्जरी पर पड़ रहा है, क्योंकि कई मामलों में एंटीबायोटिक दवाएँ अब काम नहीं कर रही हैं। ऐसे में ऑपरेशन के बाद छोटा सा इन्फेक्शन भी जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि मरीजों को लंबे समय तक अस्पताल में एडमिट रहना पड़ता है। कई बार तो मरीजों की जान तक चली जाती है। आखिर एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल कितना ख़तरनाक है और इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। सर्दी हो, बुखार हो या हल्का इन्फेक्शन, डॉक्टर की सलाह के बिना दवा दुकान से खुद एंटीबायोटिक खरीद लेना अब आम बात हो गई है। कोर्स पूरा होने से पहले ही दवा बंद कर देना हमें लगता है फायदे का सौदा है, लेकिन असल में यही आदत अब हमारी सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है। इसका नाम है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी शरीर पर बेअसर होती दवाएं। मेडिकल जर्नल द लैंसेट में छपी ताजा स्टडी के मुताबिक साल 2025 से 2050 के बीच एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से दुनिया भर में करीब 3 करोड़ 90 लाख लोगों की जान जा सकती है। एक्सपर्ट्स की माने तो इसका सबसे ज्यादा असर सर्जरी की दुनिया पर पड़ रहा है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो, गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो या पेट का बड़ा ऑपरेशन, अगर इन्फेक्शन देने वाले बैक्टीरिया पर दवाओं का असर ही नहीं होगा तो मरीज की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की रिपोर्ट कहती है कि गरीब और विकासशील देशों में सर्जरी के बाद होने वाला इन्फेक्शन सबसे आम हेल्थ प्रॉब्लम बन चुका है। यहाँ ऑपरेशन करवाने वाले करीब 11% मरीजों को ये इन्फेक्शन अपनी चपेट में ले लेता है। WHO की गाइडलाइन साफ कहती है कि एंटीबायोटिक सिर्फ ऑपरेशन से पहले दी जानी चाहिए। ऑपरेशन के बाद इसे लंबे समय तक चलाने का कोई खास फायदा नहीं होता। इसी द लैंसेट की एक और स्टडी बताती है कि साल 2019 में दुनिया भर में करीब 12,70,000 मौतें सीधे तौर पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से हुई हैं। वहीं करीब 49,50,000 मौतों में दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया इन्फेक्शन का सीधा कनेक्शन पाया गया। यानी ये खतरा अब दुनिया की सबसे बड़ी सेहत की चुनौतियों में शुमार हो चुका है। एंटीबायोटिक कोई जादुई दवाई नहीं है कि जब चाहा उठाकर खा लिया। ये दवा है, हथियार है इन्फेक्शन से लड़ने का। लेकिन अगर इसी हथियार का गलत इस्तेमाल होता रहा तो कल ये हथियार ही बेकार हो जाएगा। इसलिए अगली बार दवा की दुकान की तरफ भागने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि ये सवाल आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बचाने का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार, वाइस चेयरमैन कार्डियक साइंसेस मैक्स हेल्थ केयर के। हमारे साथ हैं डॉक्टर एलॉय जे मुखर्जी, जनरल सर्जन, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के। और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव रंजन, डायरेक्टर क्रिटिकल केयर मेदांता हॉस्पिटल के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल मनोज जी आपसे होगा, चूँकि ये जो रिपोर्ट है उसमें ये है कि जो सर्जिकल का प्रोसीजर है वो बहुत चैलेंजिंग हो रहा है बिकॉज ऑफ ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक। क्या आप इस बात को मानते हैं? और ये दिक्कत आप, चूँकि आप खुद हार्ट सर्जन हैं, क्या ये दिक्कत आती है सर? वाकई आप लोग फील करते हैं इसको? देखिए मृत्युंजय जी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है ये बहुत बड़ा हेल्थ कंसर्न है, ग्लोबल हेल्थ कंसर्न है और हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा है। अगर आपने रिपोर्ट में बोला करीब करीब 3 लाख मौतें हिंदुस्तान में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से होती है। और एक डेटा आया है कि 2050 तक मतलब 20 लाख मौतें हो जाएंगी इस वजह से, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से। तो निश्चित तौर पे ये बढ़ रहा है, कारण जो भी है। देखिए, प्योरली कोई बायोमेडिकल इशू नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम जो है पॉलिटिकल है, इन्वायरमेंटल है, सोशल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आज आप देख रहे हैं कि तमाम बैक्टीरिया, केवल बैक्टीरिया नहीं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, सब रेजिस्टेंट हो रहे हैं जो पहले उस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव होते थे। अब जो दिक्कत आ रही है कि आप जैसे सर्जरी में जो अभी जो रिपोर्ट आपने बताई कि इवन प्री ऑपरेटिव सिंगल डोज एक एंटीबायोटिक्स दे देते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स दें, बट ये यूज हो रहा है।
इसको हम लोग ऐसे सोचते हैं कि एक प्रोफाइलेक्सिस है, इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल होगा, बट हो रहा है उल्टा। तो ये निश्चित तौर पे एक गंभीर चिंता का विषय है। और मैं आपको बताऊं कि इस पे सरकार के कई कदम उठे, नेशनल एक्शन प्लान बना, वन हेल्थ पॉलिसी बनी, बट इसका कोई ज़मीन पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। चाहे जो भी है, हमारी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऐसी है, लिटरेसी रेट कम है, इस वजह से हम जाते हैं ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स खरीद लेते हैं, खाते रहते हैं, उसके वजह से है। कई जगह है कि जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ के जो बेस्ड होते हैं उसमें भी काफ़ी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ाने में काम किया है। अभी आपने एक रिपोर्ट पढ़ी होगी कि नेफिथ्रोमाइसिन एक ड्रग निकालनी पड़ी इस तरह से रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए, हिंदुस्तान में बनी। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा हेल्थ कंसर्न है। और ख़ास करके जो इलेक्टिव सर्जरी है उसके बाद जो आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं और उसमें अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है तो ये दोनों के लिए, मरीज़ के लिए और डॉक्टर को बिल्कुल बहुत कहिए निराशा की स्थिति में। एग्जैक्टली ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये कंसर्न बिल्कुल जायज़ है। अब डॉक्टर एलॉय, आप ज़रा बताइए सर कि ये कैसे समझा, अगर मान लीजिए सर्जरी के बाद किसी मरीज की रिकवरी अगर स्लो है तो ये कैसे पता किया जाए कि ये जो स्लो है इसके पीछे एंटीबायोटिक वजह है या कुछ और वजह है? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है मृत्युंजय जी। तो जैसे कि डॉक्टर मनोज ने अभी एड्रेस किया कि ये जो प्रॉब्लम है बड़ा लार्ज स्केल में प्लेग कर रहा है एंड हर स्पेशलिटी में, स्पेशली सर्जिकल स्पेशलिटीज में देखा जाए तो इट हैज प्लेग्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। अब आपका जो क्वेश्चन है कि कैसे पता चले कि ये जो पेशेंट जो डिटोरिएट कर रहे हैं वेदर इट इज ड्यू टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और नॉट, बिकॉज इनका सबसे पहले जो देखो जो रूटीन प्रोसीजर्स में जो एंटीबायोटिक हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो अगर हम लोग मे बी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको कंटिन्यू करें या ओवरस्टेप करें एंड वी सी दैट कि हमारा जो पेशेंट्स है दे आर नॉट रेस्पॉन्डिंग जो बेसिक प्रोसीजर्स, सपोज किसी का रूटीन प्रोसीजर्स है, दे आर नॉट रेस्पॉन्डिंग टू द रूटीन एंटीबायोटिक्स, उसके बाद भी पेशेंट डिटोरिएट कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस सस्पेक्ट करना होगा। तो एंड आल्सो द फैक्ट कि अगर हम देखें कि उस आईसीयू सेटिंग में, उस हॉस्पिटल सेटिंग में कल्चर्स जो आइसोलेट हो, उस कल्चर्स में अगर इस तरह का कीटाणु अगर ग्रो कर रहा है तो डेफिनेटली वी कैन सी दैट कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग है। सो ओवरऑल पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन, पेशेंट का जो जिस कंडीशन के लिए पेशेंट का सर्जरी हुआ एंड ओवरऑल जिस तरह से अगर द क्वांटम ऑफ डिजीज से ज्यादा डिटोरिएशन, रैपिड डिटोरिएशन हो तो डेफिनेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट वर्किंग वेरी वेल। सो ये एक हमारा वो है, वी हैव टू टेक इट। अब राजीव रंजन जी, सर आप जरा बताइए कि आपका टेक क्या है? क्या आपको वाकई लगता है कि अगर प्रिस्क्राइब तरीके से, ठीक तरीके से अगर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कोई नहीं करता है, अगर उनको कोई सर्जरी करानी पड़ती है तो उनके लिए ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो सकती है? जैसा कि आपने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया और बाकी पैनलिस्ट ने भी बताया कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस आज एक बड़ी गंभीर समस्या बन चुकी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हम लोग प्रोफाइलैक्सिस की बात कर रहे हैं, ये गाइडलाइंस के हिसाब से मात्र 48 आवर्स के अंदर में बंद करनी है और इसे लंबे अवधि तक नहीं चलाना है। अगर पेशेंट, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं हमारे क्रिटिकल केयर सेटिंग में जिससे कि हम देख सकते हैं कि पेशेंट हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, पेशेंट में कोई इन्फेक्शंस तो डेवलप नहीं कर रहे। हम जितने भी पेशेंट्स हमारे ऑपरेशन के बाद के पेशेंट्स होते हैं उस पे हम ये देखा करते हैं कि उनका प्रोकैल्सिटोनिन कैसा है, उनकी सीआरपी कैसी है, व्हाइट ब्लड काउंट्स कितने बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे मार्कर्स हैं जो हमें बता देते हैं कि दिस पेशेंट डज नॉट रिक्वायर एंटीबायोटिक एनी मोर और हमें इसे बंद करना चाहिए। अच्छा, लेकिन कितनी बार क्या होता है कि लोग लंबे अवधि तक चलाते रहते हैं। और जहां तक एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का सवाल है, इसमें सबसे बड़ी जो चीज जो सोसाइटी में है, ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी ऑफ द एंटीबायोटिक्स। नंबर 2, इससे भी और बड़ी चीज है, जब भी किसी डॉक्टर ने किसी को कोई एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की होती है,
जैसे 2 दिनों में किसी को कुछ राहत मिलनी शुरू हो गई तो तीसरे दिन उसने बंद कर दी। डॉक्टर ने कहा था 7 दिन तक खाना। अब ये अच्छा। जो हाँ। छोटे अवधि तक हाँ, लेकर छोड़ देना, हाँ, ये अपने आप में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपने कही। मैं इस पर एक सवाल आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि मान लीजिए मैं अगर डॉक्टर के पास गया और मुझे डॉक्टर ने 5 दिन की दवाई दी, एंटीबायोटिक दी, और अगर मैं 2 दिन में ठीक हो गया तो बहुत सारे लोग वो फिर बाकी 3 दिन का डोज छोड़ देते हैं। उनको ये लगता है कि भाई एंटीबायोटिक कितना खाया जाए, अगर 2 दिन में मैं ठीक हो गया हूँ तो 3 दिन का डोज छोड़ देने से ये माना जाएगा कि मैंने कम एंटीबायोटिक लिया। ये भ्रम है क्या? अगर मान लीजिए 5 दिन का प्रॉपर डोज है सर, ठीक है, मैं 2 दिन में ठीक हो जाऊं, तो क्या मुझे 5 दिन एंटीबायोटिक लेते रहना चाहिए? अगर मैं 2 दिन में बंद कर देता हूं तो इसका खामियाजा क्या होगा, ये जरा बताइए एक बार फिर से। जैसा कि आपने बताया, अगर डॉक्टर ने 5 दिन के लिए प्रेस्क्राइब किया है तो इसका मतलब है कि 5 दिनों में वो इन्फेक्शन रूट आउट होगा। आपने कुछ बैक्टीरिया तो मार दिए लेकिन कुछ बैक्टीरिया बचे रह गए। और हम सबको ये बात पता है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये एक नेचुरल फेनोमेना है। आज से 30 साल पहले जो सिंपल एक टाइफाइड की फीवर की दवा की टाइफाइड के फीवर के लिए क्लोरामफेनिकोल दी जाती थी, बहुत बेसिक एंटीबायोटिक होती थी। आज वो एंटीबायोटिक नहीं काम करता, हालांकि धीरे धीरे ये रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, लेकिन हमारे कुछ कृतों ने इस रेजिस्टेंस के प्रोसेस को काफी हैसन कर दिया है, राइट, काफी तेजी से बढ़ा दिया है। इसलिए जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है उस हिसाब से उस अवधि तक अवश्य दवा लें। ठीक है, ठीक बात है। अब मनोज जी, ये बात तो ठीक है कि जितने डोज आपको दी जाए उतना लीजिए, लेकिन दिक्कत कोई भी एक आम आदमी बचना चाहता है दवाई से कि ना खाना पड़े, या वो कई बार अगर कोई दिक्कत आती है तो वो सोचते हैं कि जल्दी ठीक हो जाऊं। अब ये कैसे तय किया जाए कि मैं जो एंटीबायोटिक ले रहा हूं तो मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूं, कम इस्तेमाल कर रहा हूं? इसका पैरामीटर क्या है चेक करने का, पकड़ने का? कोई आदमी ये कैसे समझे कि मैंने पिछले 1 साल में ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर लिया है, 2 साल में कर लिया है, या कम किया है, या प्रॉपर किया है? मनोज जी। देखिए मृत्युंजय जी, देखिए अभी जो ICMR की 7th रिपोर्ट आई थी उसमें देखा गया था कि जो एफिकेसी ऑफ एंटीबायोटिक्स है वो ड्रॉप की है। ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है उस रिपोर्ट में। और एक चीज़ और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि देश में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से होने वाली मौतें, डायबिटीज़, किडनी डिजीज, लंग्स डिजीज, इन सब से ज़्यादा मौतें होती हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से। ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा हेल्थ कंसर्न है। आपने जो बोला कि क्या डोज है, तो सबसे पहले मैं यही चीज़ एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, इस पे जोर देना चाहता हूँ कि ये सेल्फ डिटरमाइन मत कीजिए। सेल्फ जो प्रिस्क्रिप्शन होता है ना, उसी की वजह से ये सारी दिक्कतें आती हैं। डॉक्टर्स आपको एफिकेसी रिक्वायरमेंट, देखिए अधिकांशतः एंटीबायोटिक्स जो सेल्फ लेते हैं लोग वो वायरल डिजीजेज में लेते हैं कि आपको लगता है कि एंटीबायोटिक एक वंडर ड्रग है, स्ट्रॉन्ग ड्रग है और हमको तुरंत ठीक कर देगा। तो मुझे लगता है कि उस जगह पे अगर हिट किया जाए, ठीक है, आपको ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स मिलना बंद हो जाए। आप डिसाइड नहीं करें कि हमने एंटीबायोटिक्स पूरी खाई, आधी खाई, पार्शियली ट्रीटेड हूँ। डॉक्टर्स को डिसाइड करने दीजिए। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है 5 दिन, इसका मतलब 5 दिन आपको रिक्वायर्ड है। सर एक बात मनोज जी, ये बात जो आपने कही बिल्कुल ठीक है कि ओवर द काउंटर अपने मन से एंटीबायोटिक की दवा नहीं लेनी चाहिए जब तक डॉक्टर ना बताए। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल मैं मानता हूँ, 100% सहमत। लेकिन दूसरा सवाल विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको नहीं लगता है कि डॉक्टर्स भी कई बार एंटीबायोटिक लिख देते हैं जहाँ पर नहीं लिखना चाहिए होता, या उसकी ज़रूरत नहीं है, या कुछ ज़्यादा डोज रिकमेंड कर देते हैं? ये बात भी बीच में कई बार हुई, कई सारी रिपोर्ट आई, गाइडलाइन आई। आपको लगता है कि डॉक्टर्स को भी थोड़ा इसके ऊपर और गंभीरता से विचार करना चाहिए विदाउट टेस्ट कि वाकई ये वायरल इन्फेक्शन है कि नहीं है? नहीं लिखना चाहिए एंटीबायोटिक, या लिखते हैं क्या वो लोग ऐसा? देखिए मृत्युंजय जी, मैं आपके बात से पार्शियली सहमत हूँ कि प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग होती है और उसको थोड़ा और मुझे लगता है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अभी जो डेटा भी आप देखेंगे कि प्राइमरी हेल्थ केयर में ज़्यादा
प्रेस्क्राइब हो रहे हैं एंटीबायोटिक्स, सेकेंडरी में कम, टर्शियरी में जनरली बड़े अस्पतालों में एंटीबायोटिक पॉलिसी होती है कि इस तरह के इन्फेक्शन को ये एंटीबायोटिक्स देनी है। तो आपकी बात सही है कि कई जीपीज़ के प्रिस्क्रिप्शन पे मैं देखता हूँ कि वो सर्दी खांसी जुकाम और एक दिन के फीवर में भी एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो ज़्यादा प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनने की ज़रूरत है, और मैं तो यही कहूँगा कि क्रॉस सेक्टर कोऑपरेशन और गुड गवर्नेंस से ये कंट्रोल हो सकता है। ओके, एक रेड लाइन आती है एंटीबायोटिक्स पे, ठीक बात मना करती है कि ओवर राइट काउंटर सर, आप राइट। सेल ना करें, ये भी सरकार का उठाया हुआ कदम है, हाँ। रेड लाइन साइन, बट कहाँ ये चीज़ें फॉलो नहीं हो पा रही। बिल्कुल ठीक बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही। लेकिन क्विकली मैं ब्रेक पर जाऊंगा, लेकिन राजीव जी ब्रेक पर जाने से पहले एक ऑडियंस का बड़ा अच्छा सवाल आया है। वो कह रहे हैं कि क्या ये पता करने का कोई तरीका है, क्या कोई मेथोडोलॉजी कि अगर मैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया हूं तो मैं कैसे पता करूं कि मैं हो गया हूं? अगर हो गया हूं तो उसका तरीका क्या है उसको दूर करने का, बचने का? एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस आप में हो गया है कि नहीं, ये पता करना आपकी जिम्मेवारी नहीं है। ये आपका उद्देश्य नहीं है कि जब ऐसे सिचुएशंस में डॉक्टर का ही रोल है। और ये यूजुअली कम्युनिटी में जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उससे ज्यादा खतरनाक रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस हॉस्पिटल सेटिंग में होते हैं, आईसीयू सेटिंग में होते हैं। तो कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि हमें एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गया है क्या, ये ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा विचार मन में लाने की जरूरत नहीं है। विचार नहीं, इसका कोई टेस्ट है क्या सर? टेस्ट जानने नहीं, इसका कोई सेंस नहीं बनता कि कोई व्यक्ति ये माने कि मुझे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गया है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस उस व्यक्ति को हो सकता है जो कि किसी ऐसे सेटिंग में हो जिसमें कोई बीमारी हो, अब उसके लिए कोई एंटीबायोटिक दी जा रही हो जिससे वो रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, अच्छा, तब ये ख्याल आ सकता है कि इसको पेशेंट को रेजिस्टेंस हो रही है। और जैसा कि डॉक्टर मनोज ने आपको बताया कि ये जिस तरह से यूज करते हैं हम आजकल एंटीबायोटिक्स लोअर लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक, इसमें एक रोक लगने की बहुत स्ट्रांग जरूरत है। आपको याद होगा 6 महीने पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात में इस बात को काफी स्ट्रांगली उठाया था कि ये एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से हमें बचने के लिए क्या क्या उपाय करने हैं। Perfect. तो मेडिकल फर्टिनिटी, सोसाइटी, गवर्नमेंट, तीनों लेवल पे काम करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात है, हर लेवल पे काम करने की जरूरत है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत दिलचस्प चर्चा है, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि क्या एंटी हो जाती है बार बार एंटीबायोटिक, इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो अब मेरा सवाल डॉक्टर एलॉय आपसे ये है सर कि किस केस में, मतलब ये बहुत सारे डॉक्टर्स के लिए भी एडवाइस हो सकती है और पेशेंट के लिए भी, जो कि इंसिस्ट करते हैं कई बार डॉक्टर्स को कि आप हमें एंटीबायोटिक दे दीजिए, हमें जल्दी ठीक होना है। तो किस सिनारियो में एंटीबायोटिक दिया जाना चाहिए और किस सिनारियो में नहीं दिया जाना चाहिए? बड़ा उचित सवाल है। मैं तो ओवरऑल सेटिंग्स में यही बताऊंगा कि अगर एस्टैब्लिश्ड इन्फेक्शन है, अगर आपको दिख रहा है कि देयर इज एन एक्टिव इन्फेक्शन है आपको, तभी एंटीबायोटिक का यूज है। उसके अलावा सर्जरी में अगर यूज कर रहे हैं तो प्रोफिलैक्सिस, अगर जैसे कोई इलेक्टिव सर्जरी कर रहे हैं उससे पहले, ताकि इन्फेक्शन ना हो, उसका भी एक प्रोटोकॉल है कि यूजुअली एट द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया देके एक डोज टू बी रिपीटेड देयर आफ्टर इन क्लीन सर्जरी। कॉन्टामिनेटेड में उसका अलग प्रोटोकॉल है, एंड अगर आईसीयू सेटिंग्स है तो उसका अलग प्रोटोकॉल है। बट ओवरऑल अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है, अगर एस्टैब्लिश्ड इन्फेक्शन है, ओनली देन ब्रॉडली अगर बात करें तो उस सेटिंग में पेशेंट को एंटीबायोटिक देना चाहिए। अदर देन इन्फेक्शन, एस्टैब्लिश्ड इन्फेक्शन जहां पे आपको दिख नहीं रहा है या कोई असर नहीं है या कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है, जैसे कोई अगर कोई ऐसा कोई वुंड है जहां पे अगर आपका लगता है कि ये इन्फेक्शन हो सकता है, तो maybe you can cover it with another 4 or 5 days of antibiotics. But established infection के अलावा कोई सर्दी जुकाम खांसी रूटीनली जैसे हो रहे, जैसे बाकी 2 पैनलिस्ट ने हमारे अभी इन्होंने रेस्पॉन्ड किया, तो उसमें ऐसे कोई एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल नहीं है, उससे रेजिस्टेंस ही बढ़ेगा। एंड देयर शुड बी स्टैट्यूटरी नॉर्म्स टू कर्ब दिस।
राइट, परफेक्ट सर। लेकिन मनोज जी, क्या ये प्रोटोकॉल हो सकता है, क्या अगर एंटीबायोटिक के ओवरडोज को रोकना है मास लेवल पे, तो क्या एक प्रोटोकॉल ये होना चाहिए, या ये फिजिबल है क्या हमारे यहाँ कि विदाउट टेस्ट, जब तक ये प्रूफ ना हो जाए कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है, तब तक एंटीबायोटिक ना दिया जाए? मतलब विदाउट टेस्टिंग ये रिकमेंड ना किया जाए एंटीबायोटिक, क्या ये पॉसिबल है, या ये कारगर तरीका हो सकता है ओवरडोज को रोकने का? देखिए मृत्युंजय जी, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि एक डेफिनेट साइन ऑफ इन्फेक्शन होना चाहिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना चाहिए, तब आपको एंटीबायोटिक्स देना है। अब चाहे आप डॉक्टर ये डिसाइड करेगा कि उसके काउंट्स बढ़े हुए हैं, उसका प्रोकैल बढ़ा हुआ, तरह तरह से वो देख सकते हैं। आप ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर कराते हैं, उससे पता चलता है कि है। तो मुझे लगता है कि जो इन्फेक्शन प्रूव्ड हो उसमें आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करें। इम्पेरिकली एंटीबायोटिक यूज़ को मुझे लगता है कि उसको बंद करना होगा कि आपने सोचा। देखिए अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्लिनिकल साइंस भी आते हैं, जैसे आपको खांसी हुई, सफ़ेद कफ आ रहा है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं। वही अगर ग्रीन कलर का स्पुटम आने लगा या पीला आने लगा, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बैक्टीरियल, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ऐसे सिचुएशन में आप एंटीबायोटिक्स देते हैं। बट मुझे लगता है जिस दिन ये हो जाएगा कि ये ओवर द काउंटर सेल बंद हो जाएगा और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से मिलेगा, तो कम से कम 50% जो यूज़ हो रहे हैं ना एंटीबायोटिक्स के, वो कम हो जाएंगे। 80 to 90% जो एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन वो हमारे देश में होता है। अब हम ही लोग इतना खाएंगे और इनडिस्क्रिमिनेटली खाएंगे। हम लोग वर्ल्ड के फार्मेसी हैं और सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने वाला कंट्री हमारा देश भारत है। तो आप देखिए कि किस तरीके से इसको देखिए, इसके लिए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है क्रॉस सेक्टर। केवल ये नहीं कि हेल्थ का ये इशू है, इट इज़ नॉट ए बायोमेडिकल इशू, इसमें इकोनॉमिक का इशू है, सोशल इशूज़ हैं, इम्प्लीमेंटेशन के इशू हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों को मिला के, और सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट थिंग बोलूँगा कि सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन और ओवर द काउंटर सेल ऑफ एंटीबायोटिक्स पे रोक लगे, वो रुकना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन राजीव सर, आप ज़रा बताइए कि बच्चों में और बड़ों में क्या एंटीबायोटिक के डोज का कोई फ़र्क होना चाहिए, उसके कंजम्पशन का कोई अलग पैटर्न होना चाहिए? इस पर ज़रा मैं आपका व्यू जानना चाह रहा हूँ। देखिए, जो भी एंटीबायोटिक्स होते हैं बेसिकली उनको उनकी डोजेस पर केजी पे ही हम लोग तय करते हैं ऑफ द आइडियल बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल जो डोज प्रेस्क्राइब होनी चाहिए वो पेशेंट को मिले। और आप जैसे मेरे से सवाल कर रहे हैं इस मामले में, तो मैं पब्लिक को ये बताना चाहता हूं कि वो ऐसा ना सोचे कि इस सवाल का उत्तर पाके वो काउंटर पे जाके उस हिसाब से दवाइयां मांगे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स शुड ओनली बी प्रेस्क्राइब फ्रॉम अ डॉक्टर। अब ओवर द काउंटर बंद होना चाहिए। और जहां तक पर केजी के हिसाब से जो भी डोज बनता है किसी भी पेशेंट का, उसके हिसाब से हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं, स्पेशली इन चिल्ड्रन। क्योंकि अगर ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स जाएगी तो उसका नुकसान भी है, कम मात्रा में जाएगी तो जिस पर्पस के लिए दे रहे हैं वो भी सॉल्व नहीं होगा। बहुत सारे कंडीशंस हैं, जैसे बच्चा हो या बड़ा हो, जो किडनी डिजीज का पेशेंट हो, जिसके यूरिया क्रिएटिनिन बढ़े हुए हो, उसको एक अलग हिसाब से एंटीबायोटिक की डोज तय करनी पड़ती है। किसी को बहुत ज्यादा ओवर्ट इन्फेक्शन हो तो उस समय एंटीबायोटिक डोज मैक्सिमम करनी पड़ती है। तो जहां तक एंटीबायोटिक के डोज और किस तरह की एंटीबायोटिक देनी चाहिए, इसके लिए यूजुअली हॉस्पिटल्स में एक स्टूवर्डशिप होती है, एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप प्रोग्राम चलता है, जिसके चलते हम लोग अस्पतालों में एंटीबायोटिक्स के प्रिस्क्रिप्शन को कंट्रोल करते हैं। और एक बायोग्राम होता है उस सोसाइटी का, उस हॉस्पिटल का, उस एनवायरनमेंट का, कि कौन से इन्फेक्शंस ज्यादा हो रहे हैं, उस तरह के एंटीबायोटिक्स को चलाया जाए। राइट सर, राइट। अच्छा, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है एलॉय मुखर्जी जी, कि जैसे भी हम बात इसी मुद्दे पे कर रहे हैं कि सर्जरी बहुत चैलेंजिंग हो रही है बिकॉज ऑफ ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक। तो जब आप लोग सर्जरी करने जाते हैं तो क्या आप लोग कहीं से ये जान पाते हैं कि जिस पेशेंट की सर्जरी करने जा रहे हैं
उस पर एंटीबायोटिक पोस्ट सर्जरी कितना इफेक्टिव होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, उसके हिसाब से आप सर्जरी की प्लानिंग करें या करते हैं? ऐसा कुछ होता है क्या सर, या आप लोगों को कुछ इसका अंदाज़ा होता है क्या? बेसिकली इसमें ना लेड डाउन प्रोटोकॉल्स है मृत्युंजय जी, इसमें ओवरटली बड़ा क्लीन प्रोटोकॉल्स है कि जैसे क्लीन सर्जरी कॉन्टामिनेटेड सर्जरीज में यूजुअली डिवाइड हो जाता है। तो क्लीन सर्जरी जैसे रूटीन आपका मोस्टली जैसे गॉल ब्लैडर्स, हर्नियास, अपेंडिक्स, ये जो रूटीन कॉमन सर्जरीज होते हैं, इसमें एक डोज ऑफ एंटीबायोटिक एट इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया देते हैं एंड एक डोज ऑफ एंटीबायोटिक पोस्ट ऑप देते हैं, एंड आई थिंक 2 doses आर सफिशिएंट। यू माइट रिपीट इन द नेक्स्ट मॉर्निंग एक डिस्चार्ज में। क्लीन सर्जरीज में यूजुअली एंटीबायोटिक का कोई जरूरत नहीं होता है ना। तो अगर कॉन्टामिनेटेड सर्जरी, कोई पेशेंट आए आपके पास परफोरेशन पेरिटोनाइटिस लेके, या अंदर कोई पस पड़ा हुआ है, या पेरिनियल सर्जरी है, इस तरह का अगर कोई इन्फेक्टेड सर्जरी है, तो उसमें द प्रोटोकॉल इज स्लाइटली डिफरेंट। एंड इस तरह का लेड डाउन प्रोटोकॉल्स है हर सर्जरी के। तो अगर वो प्रोटोकॉल्स को हम लोग एडहेयर करें तो डेफिनेटली इसमें हम लोग, आई मीन दिस इज द वे टू प्रिवेंट, गो अहेड। बट क्या होता है इसमें, हम लोग एक तरफ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में, जैसे डॉक्टर साहब, बाकी डॉक्टर मनोज भी बोल रहे थे, कि एक तरफ टर्शियरी केयर में हम लोग कर रहे, एक तरफ से वी आर फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स, एंटीमाइक्रोबियल पॉलिसीज है, स्टीवर्डशिप है, एंड सेकेंडरी केयर या प्राइमरी हेल्थ केयर में उन लोग पहले ही शुरू कर देते 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन एंटीबायोटिक से, तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। बिकॉज पॉपुलेस में जब क्रॉस सेक्शनल में अगर वो रेजिस्टेंस एक बार बिल्ट हो जाए, तो इवन इफ यू फॉलो दिस, कई बार इट इज वेरी डिफिकल्ट। राइट सर, राइट, becomes very difficult. So एक statutory guideline होना चाहिए, government should come with a very strong statutory guideline. सबसे पहले OTC को बंद कर दो। दूसरा, जो एंटीमाइक्रोबियल पॉलिसीज जब हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट करो अंडर स्ट्रिक्ट स्टीवर्डशिप, सारा माइक्रोबायोडाटा देके, that has to be strictly implemented. That is the way forward. राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुखर्जी आपका, डॉक्टर मनोज कुमार जी आपका, और डॉक्टर राजीव रंजन जी आपका, आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक को कैसे रोका जाए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।